ट्रम्प भाई साहब कितने वॉलेटाइल है, मार्केट से ज्यादा अगर कोई वॉलेटाइल है तो वो है डोनाल्ड ट्रम्प। हम अगर आज बात करें एसेट क्लासेस जो सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्ट जिसमें करते हैं वो क्या होता है, इक्विटी होता है, लैंड होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है और आजकल क्रिप्टो करेंसीज को भी हम कहेंगे। तो इनमें इतना ज्यादा वाइड डिफरेंस आते जा रहा है कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। सिल्वर लास्ट एक साल से अगर मैं बात करूं तो 180% चढ़ गया। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड पूरी दुनिया में। ये डॉलर को इतना तवज्जो क्यों दिया जा रहा है, कभी सोचा आपने? देखिए इतिहास के पन्नों में सब कुछ लिखा हो, पर मैं थोड़ा सा सरलता से मैं इसको बताता हूं। आपके पॉडकास्ट में आज पहली बार मैं डंके की चोट पे ये कह रहा हूं कि ये यूएस डॉलर जो इतना ज्यादा हर कोई बोलता था ना, यूएस डॉलर, इसका दबदबा आने वाले 15 से 20 साल में खत्म भी हो सकता है। अभी चलिए बिकॉज मुद्दा छूट ही गया तो बोल ही देता हूं मैं। सिल्वर हर जगह चल रहा है, आपने तो सुना होगा आए दिन। अभी हमने बात करी 180% चल गया। इसके पीछे चाइना है और ग्रैंड मास्टर पहली बार दुनिया में ऐसा हो रहा है, ये लेट 90s की बात है, कि कंप्यूटर के साथ उसका मैच हो रहा है। आज के पहले कभी हुआ नहीं और सबको पता है ग्रैंड मास्टर ही जीतेगा क्योंकि उसके सामने कोई टिका नहीं। और सबकी नींदें उड़ गई, हैरान हो गए जब कुछ मिनटों में कंप्यूटर ने उस ग्रैंड मास्टर को हरा दिया। मुझे एक चीज यहाँ पर ये समझनी है कि इंडिया की पोजीशन कहाँ पर स्टैंड कर रही है। भी ताना मार रहे भारत को है, बहुत खामी इस देश में खामियां नहीं होती। एटलीस्ट हम लोग ये तो है कि आज अगर मैं दिल्ली में बैठ के आपके साथ ये पॉडकास्ट करूं, मुझे ये डर तो नहीं अचानक से मेरे ऊपर बम तो ना गिर जाए। ऐसे काफी सारे देश हैं। करंट सिचुएशन क्या है शेयर मार्केट की? और ये ना एक शक्ति होती है अमित भाई, स्टॉक मार्केट में कुछ लोगों के पास है, आप भी शायद कुछ लोगों को जानते होंगे, वो जिस लेवल पे जिस चीज को छूते हैं वो वहां से पलट उसके जिस म्यूचुअल फंड में आपने लगाया हुआ है उसमें कौन से स्टॉक कौन से डेट है वो आपको पता है? नहीं पता है, बट स्टिल लगा रहे हो क्योंकि आपको पता है। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर सबने बताया हुआ है, अभिषेक भाई ने बोला, संजय भाई ने बोला है, तो मतलब एसआईपी तो करनी पड़ेगी। करेक्ट। इसको कहते हैं अनइंटेंडेड इन्फ्लोस। 24,000 करोड़ हर महीने, हर क्वार्टर, इस हिसाब से। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, ऐसे मुद्दों पर बात करने वाले हैं जो हर किसी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहां पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ाई कर रही है, बार बार उसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर आता है, फिर इंडियन इकोनॉमी पर आता है। यहाँ पर गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं, सिल्वर के प्राइस बढ़ रहे हैं, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। डॉलर पूरी दुनिया पर राज कैसे कर रहा है, उसके बावजूद भी बहुत सारी कंट्रीज, चाहे चाइना हो चाहे वो रशिया हो, ये डॉलर को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह ये बात होती है कि रुपीज़ नीचे गिर रहा है तो ये खराब बात है, लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बोलते हैं अगर रुपये की वैल्यू नीचे जा रही है तो ये शायद कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत ही अच्छे साइन है। तो इन सारे सीक्रेट्स के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज एक ऐसे फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। वैसे तो उन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में वो इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं। बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे पॉडकास्ट में आपने डेफिनेटली उनको सुना ही होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जब वो अपनी विजडम से बात करते हैं, अपनी नॉलेज से बात करते हैं, वो हर किसी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं और बहुत सारे जवाब जो इस तरह की क्वेश्चंस हमारे माइंड में चलते रहते हैं, आज उन सब के जवाब देने के लिए हमारे साथ सामने है अभिषेक भाई। अभिषेक भाई, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज तो बहुत सारे टॉपिक है हमारे पास बात करने के लिए, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम में जो करंट सिनेरियो चल रहे हैं, महंगाई भी कह रहे हैं बहुत चल रही है, रिसेशन भी चल रहा है, बहुत कंट्रीज़ में लड़ाइयाँ भी चल रही हैं, डॉलर ऊपर नीचे, इंडियन रुपी ऊपर नीचे, इतनी सारे जो सर्कमस्टांसेस हैं। डू यू सी कि द एंटायर वर्ल्ड जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है एंटायर वर्ल्ड की, वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है फिलहाल? बिल्कुल अनसर्टेन तो है अमित भाई। देखिए आपने जैसे फैक्टर्स बताया उसको अगर कुछ डाइवर्सिफाई करके मैं बताऊं, क्लासिफिकेशन करके, तो पहला जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस क्यों हैं? क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर रुका नहीं है। अगर आप सऊदी वाले एरियाज पे भी जाते हैं, मिडल ईस्ट तरफ भी जाते हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ कभी ईरान के साथ चल रहा है, कभी किसी गाजा वाला युद्ध चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। इवन आप इंडिया के आसपास के मुल्कों में भी देखेंगे तो आए दिन आपने सुना होगा नेपाल में कभी हो जाता है, कभी श्रीलंका में हो जाता है। तो पहला ऑन द वॉर फ्रंट काफ़ी अनसर्टनिटी है, दैट इज नंबर 1। दूसरा पॉलिटिकल फ्रंट पे भी देखोगे तो जो सबसे बड़ी पावर है, यूएस पावर है, वहां पर भी आपको अनसर्टेनिटी दिख रही है। वहां पर तो अलग ही किस्सा चल रहा है। वहां का प्रेसिडेंट वहां के सेंट्रल बैंक के चेयरमैन को ताने मार रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप वहां के प्रेसिडेंट हो गए और पॉवेल साहब हो गए। वो सीधे पॉवेल साहब को ऐसे ऐसे अपशब्द, आप खुद सोचो, मतलब एक तरीके से आप समझो सेंट्रल बैंक मतलब जैसे हमारे इधर आरबीआई, ठीक है, और प्रेसिडेंट मतलब यहाँ के प्रधानमंत्री समझ लेते हैं। मतलब आप सोचो यहाँ के प्रधानमंत्री हमारे आरबीआई के चेयरमैन को बुरा भला, और ऐसा भी कि ये साला नालायक है, ये टुच्चा इंसान है, ये बेकार इंसान है, और ऐसे शब्द जो मैं खुद भी नहीं कह सकता हूं। अब जस्ट इमेजिन करो उस पोजीशन की एक डेकोरम होती है, वो तक भूल के। इतना ही नहीं, पॉवेल साहब और ट्रंप साहब की तब से ऐसी लड़ाई चल रही है कि अब उनके ऊपर उन्हीं के देश के प्रेसिडेंट ने इंक्वायरी बिठा दी है कि भाई ये चोरी डकैती करी है इसने। तो सीन क्या हुआ था, ट्रंप भाई साहब कितने वॉलेटाइल है, मार्केट से ज्यादा अगर कोई वॉलेटाइल है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। करेक्ट। अब डोनाल्ड ट्रंप के किस्से देखिए, 2018 में जब वो प्रेसिडेंट
बने, तो उस समय पे क्या हुआ कि पॉवेल साहब क्या कर रहे थे कि धनाधन इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे। सिंपल अक्षरों में समझे, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो वो बिजनेसेस के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। तो ट्रम्प साहब बोले अरे तू पागल है, क्या क्या कर रहा है मेरी इकोनॉमी में, तू ये सारी चीजें कर रहा है, बढ़ने नहीं दे रहा, तो पागल है। पहले इतना किया, फिर 2022 में कोरोना आया। कोरोना के समय पे जो वहां की फेड थी, उन्होंने बोला भाई इकोनॉमी में बहुत नेगेटिविटी हो जा रही है, बचने का एक ही तरीका है, जितने हो सके प्रिंट करो डॉलर, छापो छापो छापो। और उन्होंने इंटरेस्ट रेट धनाधन कम कर दिए। तो ट्रम्प भाई साहब फिर पलट गए, क्या देव मानुस है भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया, करो 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 करो। उसके बाद क्या हो गया कि आने वाले 4 साल में उन्होंने करीब धीरे 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 करके 11 बार हल्का 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 करके 5% तक बढ़ा दिया। फिर बोले तू साला फिर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो फिर क्या हो गया, 2025 अप्रैल में की बात है, तो ट्रम्प भाई साहब ने देखा कि ये जो पॉवेल साहब जहां जो दिया गया है इनको, जहां पर फेड बैठती है, वहां पर क्या हुआ है, तो वहां पर करीब कुछ मतलब 2000 करोड़ के आसपास का रेनोवेशन सारी चीजें हुई थी। तो बोल दिया पॉवेल तो अपने आप को पैलेस में रख रहा है, अपने आप को राजा समझ रहा है, गवर्नमेंट का पैसा खा रहा है। और ये करके पीछे पड़ के अब उनके एसोसिएट्स ने, ट्रम्प के एसोसिएट्स ने उन पे इंक्वायरी चढ़ा दी है। पॉवेल साहब बोलते कि भाई मेरे को तो देश के हिसाब से देखना पड़ेगा ना कि कब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, कब घटाना है, मैं कोई बायसनेस नहीं ले सकता हूं। तो ये एक एरिया हो गया जहां पर पॉलिटिकल टर्मोइल भी यूएस में एक अलग चल रहा है। मतलब फेड वर्सेस ये चल रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि भैया तुम रेट कम ही रखो, मेरे को दिखाना है मेरी सरकार में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, और पॉवेल साहब का भरोसा नहीं है। तो ये वाली चीज दूसरी चीज हो गई है। तीसरी चीज आप देखोगे एसेट क्लासेस भी, जैसे हम अगर आज बात करें एसेट क्लासेस, जो सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्ट जिसमें करते हैं वो क्या होता है, इक्विटी होता है, लैंड होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, और आजकल क्रिप्टो करेंसीज को भी हम कहेंगे। तो इनमें इतना ज्यादा वाइड डिफरेंस आते जा रहा है कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। सिल्वर लास्ट 1 साल से अगर मैं बात करूं तो 180% चढ़ गया है। एज ऑफ डे अपन जब बात करें 180% सिल्वर चढ़ गया है, गोल्ड तक इतना नहीं चढ़ा है। इक्विटी अगर आप हमारे देश की बात करें, निफ्टी का अगर आप चार्ट खोल के देखेंगे तो उसने सालों साल 10% का रिटर्न दिया, और यहां पर 180% का रिटर्न दे दिया। रियल एस्टेट भी इतना नहीं दिया जितना इसने दिया, तो वो एक डिफरेंस चले गया। क्रिप्टो करेंसीज ने इससे पहले वाले साल में भयंकर रिटर्न दे दिया। तो लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा। तो यस, अनसर्टेनिटी हर जगह पर है कि एक जगह पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, एक जगह पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत हो रहे हैं, एक जगह पर पॉलिटिकल टेंशंस, हमारे देश में भी काफी सारे रूट कॉजेस इश्यूज हो रहे हैं, और एक जगह पर एसेट क्लासेस भी है। तो यस, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। एक ना मैं बेसिक सवाल, आई एम श्योर बहुत लोगों को मदद करेगा, बहुत बेसिक है कि डॉलर का जो प्राइस है वर्सेस इंडियन रुपी का जो प्राइस है, ठीक है, ये इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट कैसे पड़ जाता है कि डॉलर जब ऊपर जा रहा है, कुछ लोग जब इंडियन रुपीस के बारे में बात करते हैं वो ये भी बात करते हैं कि इंडियन रुपी जब नीचे गिर रहा है एज कम्पेयर टू डॉलर, तो कुछ लोग तो बोलते हैं ये तो बड़ा खराब हो रहा है, लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा है। इसको ना बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा देता हूँ आपके पूरे व्यूअर्स को, एक बार में समझ में आ जाएगा, और वो समझ में आया तो लाइक कर देना भाई। बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। आप एक चीज बताइए, आप आईटी में काम किए थे, क्योंकि आपने अपने हर इंटरव्यू में कहा, आई थिंक IBM, बकाडी इन सब में काम किया था, ठीक है। अब आपके मेन क्लाइंट्स विदेशी होते थे, बहुत सारे क्लाइंट्स, करेक्ट। अब आप ये चीज सोचो, अगर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, मैं 60 रुपीज जब डॉलर है तब मैं कोई सामान बनाता हूं, ठीक है, 60 रुपए का डॉलर है तब मैं वो एक सामान बताता हूं। ऑप्शन 1, मैं 60 रुपीज पे बना रहा हूं। एक है कि मैं उस पे जो भी मार्जिन बनाऊं, 1 का 2 पे बेचूं, तो मेरे पास बस वो 2 रुपए का फायदा हुआ। करेक्ट। अब जस्ट इमेजिन करो, अगर वही डॉलर जो 60 रुपीज का है वो अब 90 हो गया, तो प्रोडक्ट सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन उसी चीज का मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है। बनाई मैंने उतने में ही है। मैंने 30 की बनाई थी, मैं $1 पे बेच रहा था जो 60 का था, मैंने अभी भी 30 पे बनाई है, लेकिन मैं डॉलर पे बेच रहा हूं। अब वो डॉलर 90 का अगर हो गया तो मेरा मुनाफा बढ़ गया, करेक्ट। इसलिए कहते हैं एक्सपोर्ट मतलब हमारे देश में बना के मैं जब दूसरे देश को बेच रहा हूं, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए फायदा होता है जब रुपी की वैल्यू कम हो जाती है। क्लियर है? रुपी की वैल्यू, ठीक है। अब ऐसी कौन सी इंडस्ट्री, ये समझिए, सबसे प्राइम 2 होती है, एक आईटी होती है, एक फार्मा होती है। आप इसको एक सिंपल सा लॉजिक देखिए। आईटी के सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो हमारा जब 2001 में सबसे ज्यादा आईटी फ्लरिश हुआ था, वो इसलिए हुआ था क्योंकि .com बूम के टाइम पे एक चीज आई थी, Y2K बबल, जो सबको पता है कि 0 अगर ईयर के एंड में आ गया तो दुनिया खत्म हो गई, तो सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया में आ गए थे। तो इस चक्कर में हमारे इधर इंडिया का जो KPO BPO वाला कल्चर है वो बहुत फ्लरिश हुआ कि मैन पावर सस्ते में आ रहा है, हमारे प्रोजेक्ट्स हम
बाहर बेचते थे तो एक्सपोर्ट का एक आईटी ऑलमोस्ट 70% हमारा पैसा वहीं से आता था। बट अब आपको बता दूं यूरोप से भी काफी ज्यादा हमारा कनेक्शन है, ठीक है, दैट इज वन। दूसरी कौन सी इंडस्ट्री थी? फार्मा। फार्मास्यूटिकल्स में यूएस वाले बहुत कोशिश किए, लेकिन हमारे जैसे जेनेरिक फार्मा वो नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका लेबर कॉस्ट ज्यादा है, उनकी इंडस्ट्रियल कॉस्ट ज्यादा है, तो वो नहीं कर पा रहे। तो उस चक्कर में उनको यहीं से भारत पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो दो जो सबसे ज्यादा सेक्टर जब भी रुपी इस तरह से होगा तो वो होता है आईटी। इतना क्लियर हो गया, आईटी और फार्मा। लेकिन अब इसको आप सोचिए कि इसमें हमारे लिए किस प्रकार से ये नुकसान हो जाता है जब ये चीज होती है। डोमेस्टिक चीजें महंगी हो जाती हैं, इंपोर्ट महंगा हो जाता है। जैसे आपको पता है, हम बहुत कम लोगों को पता होगा, मैं बता देता हूं। इंडिया, जैसे हम गोल्ड सिल्वर और इन सब की बातें कर रहे हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड। सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं हम गोल्ड पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा गोल्ड आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, आप आपकी बीवियों के पास देखिए, घर की विमेन के पास देखिए, सबसे ज्यादा गोल्ड हमारे इधर कंजम्पशन के हिसाब से होता है। हिडन गोल्ड बोलते हैं हम। पर आपको ये चीज पता है, सेम विद सिल्वर। सिल्वर के भी हम बहुत बड़े कंज्यूमर है, लेकिन आपको पता है कि हम लोग सबसे बड़े प्रोड्यूसर नहीं है, हम सबसे बड़े इंपोर्टर हैं सिल्वर के। हम सिल्वर इंपोर्ट करते हैं। ऑलमोस्ट हर साल हम 25% ग्लोबल सप्लाई का सिल्वर इंपोर्ट करते हैं। और ये तब की बात है जब ईवी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, हम इन जनरल की बात कर रहे हैं कि माइनर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। और जो हम लोग, क्योंकि आप देखो कि दिवाली में सिल्वर का कॉइन दिया जाता है, सिल्वर की लक्ष्मी दी जाती है, तो हमारे इधर ना ये वाली चीज बहुत है। तो अगेन कमिंग टू द पॉइंट, क्या होता है, एक सिंपल सा समझिए कि जब भी रुपी वीक हो रही है, इन लॉन्ग रन हमारी डोमेस्टिक कंपनीज के लिए वो अच्छा नहीं है। सिंपल है, ठीक है। लेकिन रुपी जब स्ट्रेंथ लेगी तो वो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज के लिए बहुत अच्छी होती है। परफेक्ट, सिंपल। दूसरी चीज, इसको दूसरे एंगल से अपन देखते हैं। लेट्स से एक व्यक्ति सोचेगा, इन्वेस्टर के माइंडसेट से देखो, क्या होता है कि विदेशियों के लिए ये चीज फायदे हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो विदेशी, एग्जाम्पल देखिए, जो विदेशी बोलता था कि यार 60 रुपए का डॉलर है, ठीक है, जब 60 रुपए का डॉलर है, मुझे पता है कि डॉलर स्ट्रेंथ होगी और इनकी इकोनॉमी वीक होगी, तो मैं जब इधर पैसे डालूंगा, अगर इक्विटी ने मुझे रिटर्न भी नहीं दिया ना, तो वो जब 60 से 90 होगा तब भी तो मेरे को फायदा हो ही रहा है ना। मतलब बिना सोचे समझे मेरे को कुछ साल में कुछ परसेंटेज तो फायदा हो रहा है। तो इस तरह से पूरी तरीके से। अच्छा, और जस्ट बिकॉज, अब मैं थोड़ा कंटेक्स्ट समझा दूं, क्योंकि आपके व्यूअर्स के ना दिमाग में क्वेश्चन आएगा, शायद आपके दिमाग में कि डॉलर को इतना तवज्जो क्यों दिया जा रहा है, कभी सोचा आपने? तो बताता हूँ इसके ऊपर। देखिए, इतिहास के पन्नों में सब कुछ लिखा हुआ है, और मैं थोड़ा सा सरलता से मैं इसको बताता हूँ। 1944 की बात है। तो 1944 में एक हेमिस्फीयर होटल नाम की जगह थी, जहां पर कि 44 कंट्रीज के टॉप ऑफिशियल आए थे, और इसको कहते हैं ब्रेटन वुड्स समिट। ब्रेटन वुड्स का एग्रीमेंट कहते हैं। ये बहुत हिस्टोरिकल है, इकोनॉमिक्स के लोगों को ये चीज पता रहती है। तो यहां पर क्या हुआ, ये लोग देख रहे थे कि वर्ल्ड वॉर और ये जो 1929 का ग्रेट रिसेशन हुआ, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लेट्स से बहुत सारी कंट्रीज हैं। अब बहुत सारी कंट्रीज क्या करती हैं, कभी अगर वो अपनी करेंसी में ट्रेड कर रही हैं तो वो एक फिक्स वैल्यू नहीं कर पा रही हैं। कि मान लीजिए कोई युआन दे रहा है, युआन के बदले में कितना गेहूं दें हमें नहीं पता भाई, क्योंकि वैल्यू ऊपर नीचे होती जा रही है। फिर कभी कोई यूरो दे रहा है तो कितना। तो ये 44 देशों ने सोचा कि भाई हमें ना एक गोल्ड स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा एज इक्वल टू गोल्ड। तो देखा भैया सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास है, तो 20,000 टन का गोल्ड था यूएसए के पास। तो सारी 44 कंट्रीज ने बोला भाई, यूएसए को यूनानिमसली उन लोगों ने वोट करा कि भाई जो तुम बोलो वैसा है। तो यूएस डॉलर को फिक्स किया गया। तब मेरे हिसाब से आईएनआर 4 रुपए के हिसाब से था। आज सोचो कहां चले गया है, एक यूएस डॉलर 4 का था और आज आप देखो। बट फिर क्या हुआ, लेट मिड 1970s की बात है, उसको कहते हैं निक्सन शॉक। निक्सन प्रेसिडेंट वहां पर एक बने, प्रेसिडेंट निक्सन। अब सीन क्या हो गया था, ओवर दीज ईयर्स, जो ये 30 साल का एक पीरियड रहा, तो स्वाभाविक सी बात बन गई कि सबने समझा कि गोल्ड पहला स्टैंडर्ड है और डॉलर इज एज गुड एज गोल्ड। तो डॉलर में व्यापार हो रहा है। बट कुछ यूरोपियन देश, इटालियन और ये सब ना थोड़े समझदार थे। उन्होंने देखा कि भाई डॉलर का ना इतना भरोसा नहीं है, सोने का भरोसा है। तो क्या करते हैं, जो डॉलर अपने पास जहां से भी आ रहे हैं उससे अपन सोना लेते जाते हैं। तो सोना किसके पास सबसे ज्यादा था, यूएस के पास। तो ये जो आसपास वाले थे सब ना सोना लेते जा रहे हैं। अब यूएस सुपर पावर क्यों बना था, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा सोना था। अब इस समय पे इनके पास बच गया 8,000 टन, मतलब 8,000। हाँ, तो निक्सन जी को समझ में आया भैया ये तो उल्लू बनाया जा रहा है, मतलब ये ट्रेड कर करके ये सारी चीजें कर रहे हैं।
तो उन्होंने रातों रात ऐलान कर दिया कि वो जो सारे रूल्स बने वो खारिज हो गए, वो फर्जी हो गए, इस तरह से। तो वो एक निक्सन शॉक लग गया उस समय पे कि भाई अचानक से, मतलब आप देख रहे हो यूएस अपना दबदबा कैसे किस तरह से बनाती रहती है, तो वो बना दिया। तो बोले भाई ये तो दिमाग खराब हो गया इसमें। फिर एक कंसेप्ट आया पेट्रो डॉलर का, कि अरब वालों ने इतना व्यापार कर लिया था, इतना व्यापार कि बोले भाई क्या क्या कर रहे हो तुम, कैसे? बोले आप टेंशन मत लो, आपको ना हम मिलिट्री सपोर्ट देंगे, आपके पास बहुत तेल के खदाने हैं तो प्रोटेक्शन चाहिए, हम मिलिट्री करेंगे, बदले में ना आप सारी चीजें हमारे इधर डॉलर से करो, सारी चीजें आप हमारे इधर इन्वेस्टमेंट करो, आप इधर करो, हम बाकी सारी चीजें करेंगे। तो अरब वालों के रिश्ते इस तरह से उधर से बने। तो घूम फिर के आप देखिए कि यूएस डॉलर को तब से ये ज्यादा वेटेज मिले। लेकिन आपके पॉडकास्ट में आज पहली बार मैं ये डंके की चोट पे ये कह रहा हूं कि ये यूएस डॉलर जो इतना ज्यादा हर कोई बोलता था ना यूएस डॉलर, इसका दबदबा आने वाले 15 से 20 साल में खत्म भी हो सकता है। बिकॉज देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन आप देख रहे हो, ट्रम्प भाई साहब इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अचानक से एक दिन तस्वीर आती है कि मोदी जी चाइना के प्रेसिडेंट एज वेल एज रशिया के प्रेसिडेंट साथ में घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे देशों को समझ में आ गया है कि भैया ये सामने वाला व्यक्ति जो उधर यूएस अब चला रहा है ये बावला इंसान है। हाँ। ये कब क्या करेगा किसी को कोई भरोसा नहीं है। करेक्ट। तो धीरे धीरे, क्योंकि अब जब वो टैरिफ वाला ड्रामा शुरू हुआ, रेसिप्रोकल टैरिफ करके हम पे 50% लगा दिया, तो इन लोगों ने बोला भैया ये तो भरोसे लायक इंसान नहीं है, तो अपन धीरे धीरे छुपके अपनी टैग टीम बनाना शुरू करते हैं, अपनी टीम बनाना शुरू करते हैं। और ये कहीं ना कहीं ट्रम्प ताऊ को भी समझ में आ रही है कि ये सारी चीजें क्या। तो धीरे धीरे करके अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इवन ब्रिक्स नेशन बोलते हैं। हाँ। जो ब्रिक्स नेशन होते हैं, आज आपको पता है 42 कंट्रीज वेट कर रही है एप्लीकेशन डाल के कि हमको भी ब्रिक्स में ले लो भैया, ब्रिक्स में। बट अभी इन्विटेशन वो खोल नहीं रहे। अभी क्या है कि ब्रिक्स में सबसे पावरफुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज चाइना। चाइना की तो अभी इतने जल्दी करेंसीज कुछ बदलेंगे नहीं। और आप देखो इतिहास गवाह है, कभी भी कोई चीज ना स्टैंडर्ड हमेशा के लिए नहीं रहा है। Correct. एक जमाना था जो बहुत सालों पहले राजा महाराजाओं के समय पे सोने की मुद्रा लो, ये लो, अशर्फियां लो, ये सब था। फिर उसके बाद कोई एक समझदार व्यक्ति आया, उसने बोला भाई इतना सारा सोना कहाँ लेके जाएंगे, चोरी डकैती हो जाती, क्या करें? तो फिर चाइना में कोई बंदा बैठा था, उसने पेपर करेंसी निकाल दी। बोला चलो ठीक है। उससे भी पहले, सोने से पहले चलता था बार्टर सिस्टम, कि भाई मेरी बकरी के जगह पे तू 2 बोरी गेहूं ले आ, पर उसमें सिमिलैरिटी नहीं होती थी, सिमेट्री नहीं होती थी, तो वो बंद हुआ। फिर वो पेपर करेंसी आई, फिर क्रिप्टो आया। तो आप देखिए फिर डॉलर जो मैंने इवेंट बताया है। तो एनीवेज किसी भी करेंसी या किसी भी चीज का ये जो पूरा ट्रांजैक्शन होता है वो 200 साल के अंदर वो चेंज हो ही जाता है। तो आई थिंक विद इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स ये चीज बदलेगी और हमारी डॉलर पे डिपेंडेंस, अब वो क्या हो सकता है वो आई कैन नॉट से। अभी चाइना की दबदबा है तो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड नेशंस भी सोचेंगे कि नहीं इतना भी नहीं, बिकॉज चाइना भी कम नहीं है। चाइना का भी जब मूड आता है वो कुछ भी कर सकता है उस हिसाब से। तो वो वाली चीज वो कर रहे हैं। लेकिन और चाइना तो यार बहुत षड्यंत्र वाला है, वो मैं बताऊंगा बहुत अभी चलिए, बिकॉज मुद्दा छूट ही गया तो बोल ही देता हूं मैं। सिल्वर हर जगह चल रहा, आपने तो सुना होगा आए दिन। अभी हमने बात करी 180% चल गया, इसके पीछे चाइना है। अब आप समझिए, देखिए भारत का एक अलग डायनेमिक है। चाइना ने बहुत, मतलब क्या क्या सोचते हैं। पहली बात, चाइना ने सबसे पहली चीज क्या की, उसने 15-20 साल पहले ईवी पे काम शुरू करा। ठीक है। ईवी की बैटरीज, ईवी के सोलर पैनल्स पीवी, इस पे लगता है सिल्वर पेस्ट। करेक्ट। ईवी व्हीकल्स यूटिलाइज 70 to 80% ऑफ दिस सिल्वर कंपोनेंट। तो इन्होंने बोला पूरी दुनिया हम पे डिपेंड होंगे, जल करना सबको ईवी है। तो सबसे पहले ये, अच्छा सबसे ज्यादा रिफाइनिंग अगर ग्लोबली कहीं पर होती है सिल्वर की रिफाइनिंग, मैं माइनिंग नहीं बोल रहा हूं, वो चाइना पे होती है, पॉलिशिंग। तो सबसे पहले उन्होंने पूरा सप्लाई को कंट्रोल कर लिया। अब उन्होंने जनवरी 2026, लेटेस्ट बताता हूं उन्होंने क्या किया। जनवरी 2026 में चाइना ने एक रूल बना दिया, उनकी सरकार ने, कि हमारे पास एक्सपोर्ट लाइसेंस का ये रूल बन गया। ओनली These 40 to 45 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज जो हमको पसंद है, जो हमारे रूल्स को फॉलो करती है, वही ग्लोबल सप्लाई कर सकती है, बाकी नहीं। तो अब आप समझो पूरी दुनिया को अगर पहले 200 कंपनी सप्लाई करती थी, अब 44 हो गई। तो जो सप्लाई चेन, क्योंकि लैग होगा ना, क्योंकि एक ही पे इतना अब ऑर्डर हो गया। तो अब आप सोचो, अब आप सोचो पूरा सप्लाई चेन। और चाइना की एक और चीज बताता हूं, जो बस जस्ट बिकॉज आपका पॉडकास्ट लोग सुन रहे हो और मैं कहीं नहीं बोल रहा हूं, इधर बताता हूं आपको एक चीज। पता है चाइना वालों ने और एक शाणेपंती क्या करी? चाइना वाले ना डेटा बहुत अच्छी स्टडी करते। 2007-8 में जब यूएसए में लेमन ब्रदर का क्राइसिस हुआ तो चाइनीज वाले साइड में देख रहे थे कि भाई हमने बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया और इसके कारण घाटा हो सकता, तो उन्होंने बहुत मैनिपुलेट करके अपने इन्वेस्टमेंट तो जैसे तैसे बचा लिया। इस बार उन्होंने देखा कि भैया ये यूएस वाले ना बड़े ऐसे ही करते हैं, मतलब मन मौजी, इनको लेवरेज दे दो,
उधार का पैसा दे दो तो लगे रहते हैं। तो इस बार उन्होंने बहुत स्मार्ट ट्रिक्स खेली है। उन्होंने स्मार्ट ट्रिक्स ये खेली है, मेटल सिल्वर यहां पर अपना कंट्रोल कर लिया, कोबाल्ट की खदानें भी ले गए हैं ये लोग साउथ अफ्रीका की, जो कि ईवी में यूज करेंगे। 75% पे कंट्रोल इनने जमा लिया, बोले भाई अब तुम कुछ भी कर लो, ये कर लो। तीसरी चीज इन्होंने देखा कि भैया पूरे ग्लोबल अगर जितना भी वो सारी चीजें हैं, अगर हमको सबसे तेज चलना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफेंस। उन्होंने दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस आर्सेनल बना लिए। तभी तो ट्रंप को पलट के जवाब दे देते हैं ये लोग कि ट्रंप बोल रहा है मैं 100%, हाँ हम 180%। दो टाइम पास कर रहे, कोई कुछ करने नहीं वाला, बट वो कर क्यों पा रहे हैं कि भाई ट्रंप तू बोल, तू दबा ही नहीं सकता। ये सिंपल सी चीज है। तो आप ये सारी चीजें, और उनको भी पता है कल को हम छोटा सा वॉर सिचुएशन करके ताइवान को अगर पकड़ लें कुछ भी करके, सेमीकंडक्टर सारे ऑटोमोबाइल के वहीं से आते हैं, हम उसको भी अटका देंगे। तो चाइनीज, हम लोग एआई की आज बात कर रहे हैं, वो लोग 8-9 साल पहले से लगे पड़े हुए एआई पे। और वो क्यों? क्योंकि एक चीज हमको सीखनी चाहिए। देखिए, क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हो और पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हो, तो यहाँ पर एक चाइना से चीज सीखनी है। चाइना में एआई का कल्चर क्यों आया? क्योंकि चाइना बहुत ना कल्चरली रिच है, हाँ। बहुत स्ट्रांग है। और वहां पर ये कास्टिज्म वाला स्ट्रांग नहीं, वो प्रॉपर अपनी विरासत को मानते हैं। तो वहां पर सब लोग आराम से एक स्टेडियम पे बैठे हैं, चाइना वाले एक मैच देख रहे हैं, चेस का मैच चल रहा है, उनका ग्रैंड मास्टर बैठा हुआ है। और ग्रैंड मास्टर पहली बार दुनिया में ऐसा हो रहा है, ये लेट 90s की बात है, कि कंप्यूटर के साथ उसका मैच हो रहा है। आज के पहले कभी हुआ नहीं है, और सबको पता है ग्रैंड मास्टर ही जीतेगा, क्योंकि उसके सामने कोई टिका नहीं है। और सबकी नींदें उड़ गई, हैरान हो गए जब कुछ मिनटों में कंप्यूटर ने उस ग्रैंड मास्टर को हरा दिया। सब एक बार के लिए निराश, मतलब एक्चुअल इमोशनल आउटबर्स्ट। लेकिन उसी के बाद सेकंड थिंग आया कि भाई अगर ये ग्रैंड मास्टर को हरा सकता है एक कंप्यूटर, एक सिस्टम, एक एआई, तो ये दुनिया में क्या क्या कर सकता है। और उस दिन से उन्होंने एआई पे काम करना शुरू किया। तो आप देखिए, ये सीखने वाली बात है। हम लोग हार से निराशा मान लेते हैं, वो लोग हार से भी वो क्या बोलते हैं, आपदा में अवसर, वो लोग वो निकाल ले रहे हैं। तो जितना चाहे हम ऑटोनोमी का हेट करें, ये करें, चाइना ने पॉलिटिकली लोगों को ऑटोनोमी नहीं दी है, लेकिन फाइनेंशियल ऑटोनोमी दी है। अगर आपके अंदर हिम्मत है, हाँ, बस आप सरकार से ना भिड़ते हो, सब कुछ अच्छे से करते हो, हम देंगे। आप खुद सोचो। दूसरा, उनका फायदा देखो, उनकी लोकल कंजम्पशन इतनी ज्यादा है कि उनको इंपोर्ट का ज्यादा कुछ लगता ही नहीं है। तभी तो वो बोलते हैं कि चाइनीज लोग इतना प्रोड्यूस करते हैं, इतना प्रोड्यूस पूरी दुनिया में माल डाल देते हैं। सिंपल सा है। हमारे बीच में इंडिया में 10 साल पहले चाइना के कितने माल बिक रहे थे, चाइना मार्केट लगते थे, आपको ध्यान होगा, है ना। तो वो सोचो, तो वो भी हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि भाई उन्होंने अपना तरीका निकाला। उन्होंने आपके वीडियो देखा, समझ लिया अबंडेंस हर जगह है, तो हमारे देश का खत्म हो गया तो बाकी जगह से अबंडेंस ले आए। बट ये सीखने वाली बात है कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू। तो जो आपने पहला सवाल पूछा, अनसर्टेनिटी है। डॉलर वाला भी कंसेप्ट मैंने समझा दिया, वैसे तो मैंने बहुत चीजें बता दी फ्लो में, बट ये सारी चीजें अभी चल रही है। अमेजिंग। मुझे एक चीज यहाँ पर ये समझनी है कि इंडिया की पोजीशन कहाँ पर स्टैंड कर रही है आज। यू नो, व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप विद रशिया, इट्स वेरी स्ट्रांग। अब वो चाइना वाला एंगल साथ में आ रही है, साथ में फोटो आ रही है, सब अवेलेबल। और दिस इज समथिंग व्हिच इज आई थिंक गुड फॉर इंडिया, लुक्स गुड, यू नो। देखिए ये बहुत ही सही चीज है। सबसे पहले इसका पहला पब्लिक प्रूफ कब मिला? जब डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ के साथ एक पेनल्टी टैरिफ लगाई। उसने पेनल्टी टैरिफ क्यों लगाई? कि भले भाई रशिया यूक्रेन का जब वॉर हो रहा था तब तुमने रशिया से क्रूड ऑयल क्यों लिया? जबकि ये खुद ही ये लोग थे, यूएस वाले ही थे, वो पहले बोल रहे थे कि नहीं दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, प्लीज ले लो। और फिर डोनाल्ड ट्रंप खुद बोला। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को क्यों इतना सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि वहां के जो वजीर हैं, क्या बात है, इनको नोबेल प्राइज दिला दो, और तो बाप इंसान है, कुछ भी बोल के हाँ यही सारी चीजें करवाते रहते हैं। तो वो वाली चीज चलती है। तो सबसे पहली चीज ये है कि इंडिया रियलाइजेस कि उनको, देखिए जब भी रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, लोगों ने स्टैंड लिया, इंडिया वाज न्यूट्रल। हमको हमारे ये भी दोस्त हैं, क्योंकि उनको पता है हिस्टोरिकली लॉन्ग रन से देखा जाए तो भैया रशिया हैज बिन बेटर फ्रेंड्स इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर्स। तो इंडिया में मैं कहूंगा डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छा, इतने बड़े पॉलिसी में जब इतना प्रेशर रहता ना, तो ये बहुत बढ़िया डिसीजन था। अब दूसरी चीज क्या हो गई अमित भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज्यादा रिफाइनिंग हो रही है सिल्वर की, अगर मैं बात करूं, वो हो रही है चाइना पे। करेक्ट। इंडिया ऑल्सो नोज कि हम पूरी तरीके से उधर नहीं कर सकते। अब ये जो एक्सपोर्ट वाला सिस्टम लगा दिया दुनिया भर का, बैन नहीं लगाया, बट एक तरीके से कंट्रोल लेने की कोशिश ही कर रहे हैं। तो अब इंडिया ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रही है। अब ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने में दो चीजें हो जाती है। पहला, क्योंकि नया नया ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे तो पहली बात तो एक्सपेंसिव रहता है, क्योंकि मास स्केल जब तक नहीं होगा तब एक्सपेंसिव है।
दूसरा चीज है इस प्रोसेस में समय और पैसा बहुत लगता है, बट इंडिया हैज रियलाइज्ड कि हमें ये चीजें करनी पड़ेंगी, इसलिए वो इधर उधर सबसे बात करती है। जैसे डिफेंस का हम बहुत बड़ा डील रशिया के साथ करते हैं कि भाई हमको डिफेंस के इंस्ट्रूमेंट्स दो, ये सारी चीजें दो, क्योंकि इंडिया ऑल्सो नोज कि दुनिया इतनी वॉलेटाइल हो रही है कि कब कौन सी चीज की हमकी जरूरत पड़ गए, पता नहीं, क्योंकि युद्ध के लिए कोई ललकारे और सामने वाला मिसाइल के साथ हम तलवार के साथ है तो हम तो ऐसे भी नहीं लड़ पाएंगे, तो एटलीस्ट इंडिया उसके लिए प्रिपेयर कर रही है, तो वो अपने रिश्ते वहां पर भी सुधार रही है। तो मैं ये कहूंगा कि हमारी जो लीडरशिप है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप पोजिशनिंग की बात कर रहे हो, हम एकदम बेस्ट जगह पे तो नहीं है, बट हम रिलेटिवली सही जगहों पे हैं। क्योंकि आप एक चीज देखो ना यार अमित भाई, हम लोग जितने भी ताना मार ले भारत को, हैं बहुत खामियां हैं, किस देश में खामियां नहीं होती हैं, एटलीस्ट हम लोग ये तो है कि आज अगर मैं दिल्ली में बैठ के आपके साथ ये पॉडकास्ट कर रहा हूं, मुझे ये डर तो नहीं अचानक से मेरे ऊपर बम तो ना गिर जाए। करेक्ट। ऐसे काफी सारे देश हैं जहां पर ये चीज हो रही है। एटलीस्ट मेरे को ये चीज है कि मैं बाहर चल के किसी के साथ गाली गलौज हो जाए तो मर तो सकते हैं, बट ठीक है एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी है। बाहर के केस में तो सीधे उड़ा भी देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो ऑन अ लॉट ऑफ वेज हम लोग को ग्रेटफुल होना चाहिए कि इंडिया इज स्टिल पोजिशन्ड इन अ बेटर पोजिशन। क्या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है? यस है। जैसे AQI वाला किस्सा आप ले लीजिए। बीजिंग ओलंपिक्स जब हुई थी उसके 10 साल पहले चाइना का AQI भारत से बेकार था, 800 पहुंच गया था। वहां के मिनिस्टर लोग छुपाने की कोशिश कर रहे थे इस चीज को कि किसी को बताना नहीं है, बट पब्लिक को कैसे पता लग गया कि यूएस और बाकी लोगों को उंगली करनी थी, तो उन्होंने नासा के फुटप्रिंट्स लेके डाल दिए कि देखो तुम्हारे इधर AQI खराब है, तुम्हारे पॉलिटिशियंस तुमको बेवकूफ बना रहे हैं। पर उसके बाद जो वो इंटरेस्टिंग था, जैसे पॉलिटिशियंस ने समझा कि भैया हाथ से बात निकल गई है, तो प्रधानमंत्री वहां के आए और हाथ जोड़ के बोले सॉरी हमसे गलती हो गई, दूसरी अब हम इस पे लड़ेंगे इस चीज से। और उन्होंने 3-4 पॉलिसीज लगाई, 10 साल में चेंज हो गई। पहली पॉलिसी फॉरेस्टेशन, भयंकर तरीके से उन्होंने पेड़ लगाए। दूसरा उन्होंने इंडस्ट्रीज को बोल दिया कि मीथेन पे काम करोगे और आउटस्कर्ट्स में काम करोगे, अंदर करोगे तो कोई टेंशन नहीं है, हम इंडस्ट्री बंद करवा देंगे, बाहर करोगे तो हम सब्सिडी देंगे। तीसरा उन्होंने देखा कि व्हीकल से पॉल्यूशन हो रहा है, उन्होंने बोला भैया व्हीकल बिंदास लो, लेकिन लॉटरी सिस्टम होगी, जिसकी लॉटरी लगेगी उसी को, साल में एक बार वो लॉटरी आती थी। और दूसरा उसमें आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, लाइसेंस का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, लेकिन अगर ईवी लोगे तो ईवी कंपनीज को भी सब्सिडी मिलेगी, तुमको भी डिस्काउंट मिलेगा और तुमको ये, तो अचानक से वो ट्रेंड। तो आप ये चीज देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 1st से 5th क्लास तक कुछ पढ़ाओ ना पढ़ाओ, एनवायरमेंटल साइंस और मॉरल साइंस पढ़ानी पड़ेगी। तो आप देखो सिंपल एग्जीक्यूशन। और 10 साल बाद बीजिंग ओलंपिक्स हो रहा है, लोग वहां पे खड़े हुए हैं और उसको ब्लू ओलंपिक्स का नाम दिया गया, क्योंकि जब आसमान पे देखा तो आसमान पूरा नीला। तो पॉलिसी चेंज। तो कमिंग टू दिस पॉइंट, इंडिया इज स्टिल पोजिशन्ड इन बेटर वेज, देयर आर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, बट मेरे को लगता है कि धीरे 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 करके हम शायद एटलीस्ट कंपेयर टू अ लॉट ऑफ नेशंस, हम उनसे काफी ज्यादा आगे रहेंगे। सुपर्ब। ओके, अभी करंट सिचुएशन क्या है शेयर मार्केट की इंडियन? देखिए शेयर मार्केट एज ऑफ नाउ जब अपन बात कर रहे हैं हाईज के आसपास ही है, लेकिन लास्ट 1 साल से आप मोटा मोटी इंडेक्स का रिटर्न देखेंगे तो कुछ दिया नहीं है। स्मॉल कैप स्टॉक्स देखेंगे, मिड कैप स्टॉक्स देखेंगे तो पोर्टफोलियो लाल है। लोग परेशान है कि भैया ये क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरा पोर्टफोलियो तो लाल लाल पड़ा हुआ है कि भैया ऐसा मैंने क्या ले लिया है। और ये ना एक शक्ति होती है अमित भाई स्टॉक मार्केट में, कुछ लोगों के पास है, आप भी शायद कुछ लोगों जानते होंगे, वो जो जिस लेवल पे जिस चीज को छूते वो वहां से पलट जाती है। ये बहुत बहुत बड़ी शक्ति होती है। आपका भी कोई दोस्त है तो उसको जरूर मेंशन कीजिएगा कि भाई आपने अगर पूरा अच्छा खासा वो एसेट क्लास चल रहा है, 100, 500, 200, 1000, आपने 1001 पे लिया, वो टॉप लग गया है बस। उसके बाद वो 600 के ऊपर ही नहीं जा रहा है। तो ये एक शक्ति भी होती है बहुत लोगों के पास, उसके लिए सिद्धियां करनी पड़ती है। ये डार्केस्ट मेडिटेशन होता है। नॉट द डार्क। बट हैविंग सेड दैट, ये मेरा मानना है 2026 की अगर मैं बात करूं तो जो ब्लू चिप वाला सेक्टर है, जो अच्छी कंपनीज है, वेल रेप्यूटेड कंपनीज है, वो अच्छे फंक्शन करेंगी। उसका रीजन मैं क्यों हुआ, सिंपल सी बात है कि लास्ट इतने महीनों से FIIs बेच रही हैं बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी एंड ऑल। कहीं ना कहीं जब ये रुकेगी तो जो फिरंगी इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये छोटे मोटों से ज्यादा ये डिपेंड करते हैं वेल रेप्यूटेड प्रॉपर कंपनीज में। तो ये जो पैसा इनको अगर लगाना भी है तो ये हमारे देश में कहाँ लगाएंगे, ये लगाएंगे इस बड़ी कंपनी में। दूसरा ये क्यों लगाएंगे, सिंपल सी बात है कि जो बाहर के ये इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके फंड मैनेजर होते हैं, इन लोगों ने फंड मैनेजर को दिया भाई 50 करोड़ मेरे है, ये मेरे एंसेस्ट्रल 1000 करोड़ है, ये 100 करोड़ है, लगाना है। वो अगर हर देश में लगाएंगे लेकिन इंडिया में नहीं लगाएंगे, और गलती से इंडिया उस साल परफॉर्म कर गया तो वो अपने फंड मैनेजर को निकाल देंगे
तो फंड मैनेजर की कमीशन चली जाएगी। तो झक मार के अगर किसी ने 1000 करोड़ दिया है उस फंड मैनेजर को, तो उस 1000 करोड़ का 20% 30% उसको इंडिया में लगाना ही पड़ेगा। तीसरी चीज है, हमारे इधर होता है अनइंटेंडेड इनफ्लोस। अर्थ क्या होता है, आप एसआईपी करते हो अमित भाई? हाँ। करते हो? कितने साल से कर रहे हो? मैं आई थिंक करूँगा 10-11 साल 10-11 साल से कर रहे हो। टोटल कितने म्यूचुअल फंड्स रखे होंगे पोर्टफोलियो? पहले तो बहुत सारे थे, अब कम किए। अब 5-6 रखे हैं। हाँ, 5-6 रखे हुए हैं। 5-6 के सबके प्रॉपर नाम पता है आपको? नहीं, नॉट एग्जैक्टली। ठीक है। कौन उनके मैनेजर है, एसेट मैनेजर, वो पता है? नहीं। उसके जिस म्यूचुअल फंड में आपने लगाया हुआ है उसमें कौन से स्टॉक कौन से डेट है वो आपको पता है? नहीं पता है, बट स्टिल लगा रहे हो क्योंकि आपको पता है। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर सबने बताया हुआ है, अभिषेक भाई ने बोला है, संजय भाई ने बोला है, तो मतलब एसआईपी तो करनी पड़ेगी। करेक्ट? इसको कहते हैं अनइंटेंडेड इनफ्लोस। 24,000 करोड़ हर महीने, हर क्वार्टर इस हिसाब से आ रहा है। क्योंकि लोगों को पता नहीं है किधर कैसे जा रहा है, लेकिन उनको ये पता है कि महंगा इन्फ्लेशन बोला है फाइनेंस इन्फ्लुएंसर ने, इन्फ्लेशन को बीट करना है तो एसआईपी करनी पड़ेगी। तो इसको अनइंटेंडेड इनफ्लोस। तो ये हमारा रुकेगा ही नहीं है। आपको क्या लग रहा है FIS बेच के जा रही है तो भी हम क्रैश क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि ये डोमेस्टिक हम लोगों का ही पैसा इतना है जो उस कुशन को, शॉक को एब्जॉर्ब कर दे रहा है। ओके। और आप सोचो, अभी तक स्टॉक मार्केट में सिर्फ 6% लोगों का पार्टिसिपेशन है। आबादी 146 करोड़ की है, अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग समझदार हो रहे हैं, महंगाई खा रही है, सबको पता है, तो और पैसा आएगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज, चलिए बातों बातों में बताता हूँ। आजकल आपने वो वाला कंसेप्ट सुना है अमित भाई? इससे हमारे और आपके खास मित्र हैं, वो खुश नहीं होंगे, परीक्षित भाई, लेकिन वो एक कंसेप्ट होता है क्या, डबल इनकम नो किड वाला, वो एक डिंग कुछ तो भी बोलते हैं, वो समझ गए ना? वो आजकल एक वो चलता है कि दोनों इनकम करेंगे बट नो किड, डबल इनकम नो किड, है ना? इस तरह से। तो परीक्षित भाई सॉरी, बट रियलिटी अब मैं बताता हूँ, इसके चक्कर में भी, और ये कंसेप्ट बहुत चल रहा है, आप मेट्रोज में जाएंगे, सिटीज में जाएंगे, इवन निखिल कामत तो वोकली बोलता है कि भैया रहने दो, मत करो इस तरह से, और ये कंसेप्ट बहुत चल रहा है। करेक्ट? और एटलीस्ट इफ नॉट दैट, लोग 1 किड पे अब सेटिस्फाई हो रहे हैं। ये आपने पैटर्न देखा होगा। एग्जैक्टली। करेक्ट। तो अब इससे क्या हो रहा है, पहले के जमाने में क्या होता था, जब 4 बच्चे, 5 बच्चे, 3 बच्चे, खर्चे ज्यादा, तो अगर इनकम आ रही है 50,000 तो 40,000 तो जाना ही है। करेक्ट? अब क्या हो रहा है, 50,000 आ रहा है, आप शौक में उड़ा लो, जितना भी उड़ाओगे, एक पॉइंट पे आके अपने पास सेविंग्स बच रही है, सेविंग्स अकाउंट तो 2-2.5% दे रहा है, तो ये सरप्लस अमाउंट में लगाऊंगा कहां पे? अरे रियल एस्टेट तो महंगा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये भी आ रहा है इक्विटी पे। ये चीज भी आएगा इक्विटी पे। तो जो बर्थ रेट आपको बाय द वे फैक्ट बता दूं कि इंडिया में भी थोड़ा सा ओवर द लास्ट 5 इयर्स बर्थ रेट डिक्लाइन पे आया है। को लोगों को कहा से, मैं मेट्रोज की बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुणे, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जब प्रेफर कर रहे हैं कि नहीं, तो वो लोगों का मान लीजिए, और आपको पता है बैंगलोर में सैलरीज 2 लाख 2.5 लाख इस तरह की लग रही हैं, खर्चा अगर 50,000 का है, वो 1.5 लाख, अभी चलो 50,000 और उड़ा दिया तो वो 1 लाख कहाँ जा रहा है भाई? मेरे एजेंट ने बोला SIP। तो ये पैसा आगे और भी आएगा। तो इस चक्कर में इंडियन इक्विटीज मैं कहूंगा आर बेटर प्लेस। हाँ, बस अभी एक चीज है, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, जो अब धीरे धीरे वापस नॉर्मल हो जाएगा विद इन 3 to 4 months। मैंने इससे पहले एक पॉडकास्ट लास्ट सितंबर-अक्टूबर 2025 में दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि भाई जनवरी से लेके मार्च एक समय होता है जहां पर बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है। हम 26,500 पे थे, हम 25,500 पे अभी बात कर रहे हैं, 25,400, 25,500, तो वो होती है, वो नेचुरल है, एडजस्टमेंट्स होता है, पैसा निकाला जाता है, ये वाली चीज है। लेकिन अब आप एक चीज देखो, अब वैल्यूएशन जब थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो रही है, पैसा आते जा रहा है कहीं ना कहीं वैल्यू, तो ब्लू चिप स्टॉक्स एक ऐसा एरिया होगा जिस पे सबको ध्यान रखना चाहिए। मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि गूगल करने नहीं बोलूंगा, बट सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है? तो दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज जो जाएगा, अब कुछ लोग दुखी हो जाएंगे, आई डोंट नो ये कब रिलीज करोगे, 2026 में मिड के आसपास के बाद से सिल्वर उतना परफॉर्म करेगा ही नहीं। ओके। क्योंकि ये एंगल कोई सोच ही नहीं रहा। ये नीचे जाएगा या इसी बैलेंस सैचुरेट और थोड़ा नीचे भी जाएगा। ओके। मतलब जो लोग सोच रहे हैं ना कि इस महीने जब हम बात कर रहे हैं ना, तो सिल्वर ने 40% का रिटर्न दिया, महीने का बता रहा हूं मैं, 40%। और जितने लोग कूद रहे हैं ना, ये जो बोलते हैं ना कि आग बुझने के पहले के वो आखिरी वो कुछ रहेंगे, वो थोड़ा स्ट्रेच करके वो रुकेगा। मैं बताता हूं क्यों। अब जितने लोग आज यहां तक टिके हुए हैं, कमेंट्स में वो बताएंगे कि हम यहां तक थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको कोई सोशल मीडिया, क्योंकि ये जब तक आपको फाइनेंस की नॉलेज नहीं होगी कोई नहीं बता पाएगा। करेक्ट है। इसका कंसेप्ट सिंपल सा है, एक चीज होती है गोल्ड इज टू सिल्वर रेशियो।
गोल्ड इज टू सिल्वर रेशियो। ये शुरुआत तो इजिप्ट के समय से ही हुई थी। इजिप्ट के बाद एक लियांट करके एक जगह था, वहां से आया था। तो फिर उसमें बेसिकली क्या हुआ था, उसको एक